बोस और गांधी, हु गॉट इंडिया हर फ्रीडम। यह किताब मराठी में भी है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। इस किताब को आप लोग जरूर पढ़ें। इस किताब में उस पूरे घटना का वर्णन है जो बंगाल के गवर्नर साहब जिनसे मिलने CR एटली, जिनके दौर में भारत को तथाकथित आजादी मिली, वो उनसे मिलने आए थे और उनसे बातचीत में उन्होंने कहा, जो बंगाल के गवर्नर थे, उन्होंने कहा कि एटली साहब, ये समझ नहीं आया कि सारे आंदोलन ऑलमोस्ट समाप्त हो चुके थे, जब बहुत रेजिस्टेंस नहीं था तो आपने फिर भारत को छोड़ने का मन क्यों बनाया? और क्या गांधी का क्या कंट्रीब्यूशन आप मानते हैं? उनके शब्द बता रहा हूं, मेरा शब्द नहीं है। उन्होंने कहा गांधीज कंट्रीब्यूशन इज मिनिमल, नथिंग। हमको इसलिए छोड़ के जाना पड़ा कि सुभाष चंद्र बोस के चलते आर्मी और नेवी में विद्रोह हो गया था और हमारे लोगों ने कहा कि हम आजाद हिंद फौज के लोगों से नहीं लड़ सकते, इनके पास हथियार बहुत पुराने हैं लेकिन ये जंगजू हैं, इनके अंदर जज्बा बहुत है। भारत से अंग्रेज भाग के गए थे। इसलिए ये बेइज्जती मानता हूं मैं उन तमाम लोगों की जिन्होंने इस देश में अपने पुरुषार्थ से भारत की आजादी ली। ये मिली नहीं है, ये हमने छीन के ली है, अगर है तो। ये वही सुभाष चंद्र बोस था जिसने 21 अक्टूबर 1943 को मोयान में आने के बाद नॉर्थ ईस्ट के पूरे इलाके पे कब्जा कर लिया और आजादी की घोषणा की और सब कुछ कह दिया और देश के प्रधानमंत्री भी हो गए, बैंक भी जारी कर दिया, करेंसी भी जारी कर दी। और इस देश का फ्रॉड देखिए। ये देश के लोगों को पूछना चाहिए था, प्रोफेसर्स को पूछना चाहिए था, एक ठीक ठाक आदमी, उसे कोई बीमारी नहीं थी, वो 21 अक्टूबर 1943 को भारत का प्रधानमंत्री बनता है, यूनाइटेड भारत का बनता है, लड़के बनता है, उसकी अपनी आर्मी होती है। 47 आते आते वो कहां चला जाता है, गायब हो जाता है। कौन ताकतें थी उसे गायब कर दिया और आज तक नहीं पता चला। लेकिन कुछ दिन पहले ये जो लड़ाई लड़ी जा रही थी सुभाष चंद्र बोस के बारे में कि उनके डॉक्यूमेंट को डीक्लासिफाई किया जाए, आपके आदमी ने उन तमाम डॉक्यूमेंट को डीक्लासिफाई कर दिया। यह पूरे देश को पता है, पुरानी घटना है, यह 2014 की है। लेकिन एक लड़ाई हम लड़ रहे थे कि जो सुभाष चंद्र बोस का ख्वाब था, आजाद यूनाइटेड भारत के पहले प्रधानमंत्री, यूनाइटेड भारत के एक और प्रधानमंत्री हुए हैं, उनमें और उनमें क्या जमीन आसमान का फर्क है। उन्हें अंग्रेजों की चाटुकारिता करने के लिए गांधी जी की सिफारिश पे 1946 में प्रधानमंत्री नॉमिनेट कर दिया गया था। तो जिस शख्स ने ब्रिटिश हुकूमत को चैलेंज करके आजादी की घोषणा की, वो आदमी 47 आते आते गायब हो गया। अजीब थ्योरियां उसके बारे में की कि प्लेन क्रैश हो गया। जिस प्लेन का हवाला दिया गया है वो प्लेन कभी उड़ा ही नहीं। लेकिन जब जागरूकता आती है तो कैसे कैसे आती है। एक 70 साल से ज्यादा के बुजुर्ग मेजर जनरल GD बख्शी ने पूरी ताकत लगा दी, हम लोग उसमें बहुत छोटे से हिस्से रहे और दुनिया भर से सारे डॉक्यूमेंट ला करके इकट्ठे कर दिए और आपके राज्य के उस शख्स को सारे डॉक्यूमेंट दिखाने के बाद जब वो मुतमईन हो गए, संतुष्ट हो गए, तो उन्होंने एक फैसला लिया। यह आजाद भारत में करना मुश्किल काम है क्योंकि जो सत्ता से उतर गए हैं उनकी जड़ें बहुत गहरी हैं। वो आज भी कोशिश में लगे हुए हैं कि कैसे इस देश के अंदर किसी न किसी घटना को बड़ा बनाया जाए। इसलिए किसी एक आदमी के मरने को देश में मॉब लिंचिंग बताया जा रहा है। इस देश में अगर कहीं रेप हो जाता है, इस देश को रेपिस्तान कहा जा रहा है। ये घटना, ये नाम हमने
3,500 सिखों के कत्लेआम करने के बाद में नहीं कहा कि इस देश में अगर सबसे बड़ी मॉब लिंचिंग हुई है तो इस देश में सिखों की हुई है। दूसरी मॉब लिंचिंग अगर हुई है हिंदुस्तान में जो सरकार की सत्ता की देखरेख में हुई है, वो कश्मीर के अंदर 5,500 कश्मीरी हिंदू पंडितों की हुई है। इस देश में ऐसी ताकतें हैं जो इस देश को सिविल वॉर की तरफ ढकेलना चाहती हैं। वो इस देश की मेजॉरिटी को इतनी दूर तक ले जाना चाहती हैं कि वो रिएक्ट करें। इसलिए हर छोटी छोटी घटना को बड़ा बताया जा रहा है, हर छोटी छोटी बात को बड़ा फैलाया जा रहा है। लिहाजा आपके आदमी ने तय किया कि मैं 21 अक्टूबर को भारत के लाल किले पे दोबारा जाकर के झंडा फहराऊंगा, और जितने मैंने आपको खतरे गिनाए हैं, मैं एक बहुत छोटा सा अदना सा आदमी हूं, न मेरे पास किसी किस्म की कोई सुरक्षा है, न मैंने किसी से इसकी दरकार की है। मैं जब तक हूं तब तक बोल रहा हूं। लेकिन अगर मैं ये बात कह रहा हूं और एक प्रधानमंत्री अगर ये बात कह रहा है, तो आप उस ग्रेविटी का अंदाजा लगा सकते हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने जिस दिन यह तय किया कि इस 21 अक्टूबर को लाल किले पे जाके मैं झंडा फहराऊंगा, और जब अपने निवास स्थान से कार में निकले और लाल किले के रास्ते में पहुंचे, तो अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया। यह देश के प्रधानमंत्री का ट्वीट है भाई, यह हम जैसे आम लोगों का ट्वीट नहीं है। उसकी गंभीरता को समझिए। उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि मैं जो काम करने जा रहा हूं, आप लोग रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिएगा, मुझे मालूम है कि लोग मेरे बाल नोच लेंगे। भारत का प्रधानमंत्री अगर यह जानता है कि वो प्रधानमंत्री होने के बाद एक फैसला लेके उसको करने जा रहा है, उसके बावजूद भी उसको अंदाजा है कि व्यवस्था के अंदर कैसे लोग हैं, राजनीति में उनकी ताकत कहां तक है, जो प्रधानमंत्री के बाल नोचले का मतलब है कि इतना हंगामा खड़ा कर सकते हैं कि असुविधा हो सकती है। यह भारत के प्रधानमंत्री का ट्वीट है। मैं उस दिन से लेकर आज तक कह रहा हूं, धारा 370 हट गई, यह खुशी का मौका है, इस पे खुश होइए। आप फेसबुक पे खूब मुबारकबाद दीजिए। पूरी दुनिया में आपका प्रधानमंत्री घूम घूम के कह रहा है कि इस फैसले के साथ पूरा देश खुश है। पूरे देश में एक अजीब राष्ट्रवाद की लहर है, देश के प्रति एक नई किस्म की सोच पैदा हुई है। लेकिन एक बात पूछूं मैं आपसे, जो हमें करना चाहिए था क्या हमने किया? और हमें क्या करना चाहिए था, यह भी अगर बताना पड़े तो चिंता का विषय है। मैंने इसीलिए कहा, कौन किसको जानता है, कौन किसको नहीं जानता है, सरकार में मेरा यह है, उसका यह है, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। अगर उन्होंने राष्ट्र के हित में फैसला लिया है तो हमें राष्ट्र के हित में एक काम नहीं करना चाहिए, जिसकी अपील मैं सबसे करता हूं। हमारे पास हजारों काम हैं, जिंदगी की रफ्तार फिर भी चलती रहेगी। हो सकता है किसी दिन हम कम कमाएं, हो सकता है किसी दिन हम कम खाएं, लेकिन राष्ट्र के लिए एक छोटा सा समय, एक छोटी सी कुर्बानी देने के लिए जिसमें हमें कुछ देना नहीं है, जब पूरे दुनिया में उसको यह बताना पड़ रहा है कि भारत राष्ट्र खड़ा हुआ है इस फैसले के साथ, तो क्या इस राष्ट्र की जिम्मेदारी नहीं है कि जिस दिन जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर चार्ज ले, उस दिन पूरा देश सड़कों पर बाहर निकल करके देश को धन्यवाद नहीं कर सकता? और यह धन्यवाद सरकार को नहीं है, इसको सरकार को धन्यवाद देने तक सीमित नहीं रखना चाहता मैं चाहता हूं सड़कों पे निकलेंगे, पूरे देश नहीं पूरी दुनिया देखे कि देश मोदी के साथ है। इसलिए चाहता हूं कि जो ताकतें 2.5 लाख का जुलूस उस बांग्लादेश को जिन्हें हमने कपड़े पहनाना सिखाया,
जिनकी महीनों तक हमने रोटी की इंतजाम किया, उस बांग्लादेश में 2.5 लाख लोगों का जुलूस निकला और उन्होंने कहा 35A और 370 कैसे हटाई गई। उनकी हिम्मत देखिए। पूरा पाकिस्तान में पागलपन का दौरा पड़ा हुआ है, लेकिन भारत की 130 करोड़ लोगों में से 90 करोड़ तो लिखें जिन्होंने वोट दिया है, बाकियों को छोड़ दें, वो नहीं निकलेंगे। लेकिन आप 31 अक्टूबर को जो भी समय सूट करता हो आपको, जब आप सड़कों पे निकलेंगे तो दुनिया का मीडिया आपको देखेगा और पूछेगा क्यों निकले हैं। तब बताइएगा कि जम्मू कश्मीर का सही मायनों में विलय आज हुआ है और पूरी दुनिया इसको देखे कि भारत इस सरकार के साथ खड़ा हुआ है। यही ताकत उसे बाहर जब जाती है तो मजबूत करती है। इसीलिए ट्रंप उनके साथ में 4 सूबों का, 4 राज्यों का एक प्रधानमंत्री बैठा होता है। यह ताकत है इनडायरेक्टली, जिसे आप सॉफ्ट पावर कहते हैं। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बराबर में बैठा था। एक पाकिस्तानी ने कोई सवाल पूछ लिया कश्मीर से, ट्रंप ने कहा कहां कहां से पकड़ के लाते हो इनको। यह ताकत इसलिए नहीं है कि ट्रंप ने इसलिए कहा, उसको मालूम है चुनाव सर पे है। तो आप अपनी ताकत का इस्तेमाल ऐसे ऐसे कीजिए कि ये जो तमाम दुनिया में बना हुआ है, नहीं कि उनका एजेंडा ये है, उनका वो एजेंडा है, किसी का कोई एजेंडा नहीं होता। हर आदमी और हर मुल्क के अपने हित होते हैं। उन हितों को साधने के लिए आप किस समय कौन सी बात करते हैं। लोग तो यहां भी कहते हैं कि 5 अगस्त और 6 अगस्त का समय भी खास वक्त से चुना गया था, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर भारत की ताकत इतनी थी कि इस्लाम के अंदर एक कंसेप्ट है। इस्लाम नेशन स्टेट को नहीं मानता, उनके यहां नेशन का कंसेप्ट नहीं होता, उनके यहां उम्मा का कंसेप्ट होता है। उम्मा ये शब्द आप लोगों ने नहीं सुना होगा। उम्मा का मतलब होता है इस्लाम का मानने वाला दुनिया के किसी भी कोने में है, उस मुसलमान का जो गुजरात में है, जो भड़ूच में कांग्रेस का मुंशी है, उसका, और मंगल ग्रह पे भी अगर कोई मुसलमान रह रहा है, उसको मंगल ग्रह पे रहने वाले मुसलमान की चिंता पहले होनी चाहिए। जिस मुल्क में रह रहा है उस मुल्क के हम वतन की चिंता उसकी बाद में है। यह इस्लाम का कंसेप्ट है। बहुत लोग पूछ रहे थे सवाल, आप नहीं, दिल्ली में ये रोज बाहर चला जाता है, ये कहां कहां जाता है। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर टेलीविजन पे आके कह रहा था, इस आदमी ने ऐसा बिजनेस का फायदा उठाया है कि जो उम्मा थी, जो मुस्लिम ब्रदरहुड था, उसको भी जो है बिजनेस के चक्कर में ऐसा फंसा दिया है कि वो हमारा साथ नहीं दे रहे। तो जिस सऊदी अरब से ये रोज भीख मांगने जाते थे कटोरा लेकर के पाकिस्तानी, जो उनका ऑल वेदर फ्रेंड था, उसने कहा नहीं, सब ठीक है लेकिन आदमी ये ठीक है। और आपकी ताकत का अंदाजा क्या हुआ कि सबको पता है कि चाहे गुजरात के लोग हों, बिहार के लोग हों, ये ताकतवर लोग हैं। और दुनिया में अगर किसी को बिजनेस करना है तो मोदी से जो साइन होगा वो इस देश के लोगों के ऊपर लागू होगा। और अगर इतना बड़ा मार्केट चाहिए तो मोदी की बात तो माननी पड़ेगी। तो सऊदी अरब ने न सिर्फ पाकिस्तान से कहा कि थैंक यू वेरी मच, बल्कि यह कहा कि हमारे देश का जो सर्वोच्च सम्मान है वो इसी के लायक है, ये आदमी, वो भी उसे दे दिया। 4-4, 5-5 इस्लामिक मुल्क उस आदमी को दे रहे हैं जिस पे ये इल्जाम लगाया गया कि ये तो मुसलमानों का कातिल है। अब पता नहीं इस वजह से दे रहे हैं या उस वजह से दे रहे हैं, ये पता नहीं, लेकिन दे रहे हैं। और अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में अगर अखबार पढ़ें आप लोग तो भारत और इजराइल के संबंध पिछले 25 साल से थे।